दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित नागर और आज हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति मेरठ से शुरू हुई उसके संदर्भ में। वो क्या पहला एक सैनिक विद्रोह था या आमजन उसमें कैसे जुड़ा या इसे स्वतंत्रता की पहली चिंगारी के रूप में देखा जाता है, ऐसे तमाम सवाल आज हम बात करेंगे। इन सवालों के बारे में हम आए हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहास विभाग के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रोफेसर साहब लगातार अनेक स्थलों पर जाकर के, गांव देहात में जाकर के 1857 के बारे में जो अनेक शोध वो करते हैं लगातार, उनका एक विशेष अध्ययन है 1857 के बारे में। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि मेरठ में 1857 का केंद्र कैसे बना शुरुआती दौर में? देखिए, दो तीन बातें हैं जो मेरे ख्याल से सबको बहुत जानने के लिए जरूरी हैं। और जब 1857 की हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं जी, वो हमेशा ये लिखते हैं इस 1857 की क्रांति के विषय में कि एक तो ये अचानक हो गया था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं। जी, पर मेरठ ये बताता है कि वो अचानक नहीं हुआ जी, और मेरठ ये भी बताता है कि उसकी बाकायदा एक प्लानिंग थी। ये दोनों ही बातें मेरठ से शुरू हो जाती जी, हैं। जैसे अप्रैल का बिल्कुल प्रारंभिक महीना 1857 में मेरठ में सूरज कुंड पर एक मंदिर है, आपने देखा होगा, मनोहर नाथ का मंदिर। जी, उस मंदिर में एक साधु आते हैं। साधु के साथ लगभग 100 से 150 लोग होते हैं। उनके साथ हाथी होता है, उनके साथ रथ होते हैं, मतलब एक पूरा लाव लश्कर होता है। और वो आकर के सूरज कुंड में रुकते हैं। देखिए, किसी साधु का किसी शहर में आना कोई सामान्य बात है, कोई असामान्य बात नहीं है भारतवर्ष में। जी, परंतु होता क्या है मेरठ में? मेरठ में उस सूरज कुंड पर जो साधु हैं, उनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही हैं। जी, वो आकर के मिलते हैं, वो आकर के बातचीत करते हैं। तो उनका मिलना अप्रैल के महीने में एक साधु से आकर के ये बताता है कि वहां कोई प्लानिंग हो रही, जी, वहां कोई योजना बनाई जा रही है। क्योंकि आज भी अगर आप देखो भारतवर्ष में, अगर साधु किसी शहर में आकर के रहता है जी, तो उससे मिलने को सैनिक नहीं जाता, सिपाही का आदमी कोई नहीं जाता, कोई वर्दी वाला नहीं मिलता, सामान्य लोग जाते, आम जन जाता, आम जन जाते हैं। और कौन मिलने आ रहे हैं? सैनिक मिलने आ रहे हैं। तो ये बात ही अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है इस बात का कि 1857 की जो क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई, उसकी योजना पहले से बननी शुरू हो गई थी और मेरठ में भी उसकी पूरी योजना बनाई जा रही है। जो उनके साथ लोग आए थे, जो साधु के साथ अन्य साधु आए थे, वो गांव में जाते थे, जी, गांव के आसपास के लोगों को जागृत करते थे। उस क्रांति के विषय में चर्चाएं की जाती थी, बैरकों में चर्चा की जाती थी। रोटी और कमल आप जानते हैं, ये दो प्रतीक रहे हैं जिसने इस क्रांति को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम किया। जी, तो मैं ये मानता हूं कि 1857 की क्रांति न तो अचानक हुई, न ही ऐसा नहीं है कि इसके पीछे योजना नहीं थी, बाकायदा योजना भी थी और पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस क्रांति को किया गया। जी। चर्बी वाले कारतूस को लेकर के चर्चा और थी, वो कितनी उसकी भूमिका समझी जाए जो सैनिक विद्रोह हुआ? देखिए, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चर्बी लगा कारतूस है, इसकी चर्चा सारी जितनी रेजिमेंट है जो भारतीय सिपाही उन सबके बीच थी। जी, और वो चर्चा बंगाल की एक बैरकपुर छावनी है बंगाल में, वहां चर्चा शुरू होती है जी, और वो चर्चा आम जन के बीच में जाती है। उसी में से एक सिपाही है मंगल पांडे, जी, वो उस चर्चा से थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो जाता है क्योंकि एक मातादीन है जो सफाई कर्मी है, वो उनको कहते हैं कि तुम हमें भला बुरा कह रहे हो और तुम तो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करते हो। जी, तो वो जो बातचीत है, मतलब इस देश में एक छोटा सामान्य व्यक्ति भी उस चिंगारी को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो मातादीन है। जी, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कि भारतवर्ष का चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सामान्य से भी निम्न व्यक्ति हो,
जी। उन सब ने मिलकर के योगदान दिया, अपने अपने स्तर से योगदान दिया, और वहां से वो चर्बी लगे कारतूस की बात फैलती है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी हो जाती है, जी। सब जानते हैं। कई लोग भ्रमवश ये बोल देते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई, वो मंगल पांडे ने की। जी। पर ये ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मंगल पांडे बैरकपुर में पोस्टेड थे। जी। वहां उन्होंने उस चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, जी। और उन्होंने अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाई, है ना। फिर जब वो असफल रहे उसे मारने में, तो उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की, जी। है ना। फिर उन्हें पकड़ लिया गया, उनका इलाज कराया गया, इलाज कराने के बाद कोर्ट मार्शल किया गया, कोर्ट मार्शल करने के बाद सार्वजनिक रूप से उस पेड़ पर बंगाल में बैरकपुर की छावनी में पेड़ पर उन्हें फांसी दी। जी। और मेरा एक विद्यार्थी गया था, तो हमने उस पेड़ की कुछ पत्तियां मंगवाई हैं जो हमने अपने यहाँ रखी, संग्रहालय में रखी है। जी। मैं अभी जहाँ हम बात कर रहे हैं बैठे, संग्रहालय आपने तमाम जो है संदर्भ उसके संजोए हुए हैं, आप लगातार इस और प्रयास भी करते हैं। जब आपने कहा कि एक शुरुआत अगर देखें तो मंगल पांडे से हुई, बैरकपुर से हुई, वो एक किसी भ्रांतिवश ऐसा होता है, ऐतिहासिक तथ्य ऐसे नहीं है। लेकिन ये जब मेरठ में आई, तो मेरठ के जब हम नायकों की बात करें विशेष रूप से, तो किन किन का नाम लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि 1857 में मैं ये कहूँ कि कोई एक नायक था तो जी। गलती हो जाएगी, जी। क्योंकि इसमें इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इतने लोगों का योगदान है, जी। और शायद उन सबके नाम भी नहीं पता। जी। और मुझे लगता है कि आप आज इस बात को अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाएं, कि जो जाने हैं, जो अनजाने हैं लोग हैं, जिन्होंने इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हम उन सबको नमन करें। जी। जहां तक मेरठ की बात है, तो मेरठ में जो ये क्रांति प्रारंभ होती है, उसकी प्रारंभिक घटना जैसे मैंने बताया कि वो साधु आया, जी। उससे सैनिक मिलने आते हैं। यहाँ का कलेक्टर क्या करता है, एक आदेश जारी करता है, जी। और वो साधु को कहता है कि भैया पता नहीं सैनिक क्यों मिलने आ रहे हैं, इस साधु को यहाँ से हटाओ। जी। अब जैसे अमूमन सरकारी आदेश होता है, कलेक्टर ने कहा, वो तहसीलदार से, तहसीलदार ने आके उनसे कहा कि भाई तुम अपने यहाँ से डेरा हटा लो, बस इतनी बात हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था जी। कि हो क्या रहा है। जी। जी। उनको भनक ही नहीं थी वो क्या रहा है। तो साधु वहां से हट जाता है, परंतु कोई ये देखने का काम नहीं करता कि वो साधु जा कहाँ रहे हैं। पता लगा साधु सूरज कुंड से तो हट जाते हैं, जी। पर वो जाके कहाँ ठहर जाते हैं, उन सैनिकों की बैरक में ही ठहर जाते हैं। जी। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने इस क्रांति के विषय में लोगों को बयान दिए, जी। तो सागर एक व्यक्ति है जो सदर का रहने वाला है, वो अपना बयान देता है। जी। वो बयान में क्या कहता है, अंग्रेजों ने उसको डॉक्यूमेंट किया है उस पर। वो बताता है कि उसने एक साधु को सदर में बैरक में आकर के यहाँ देखा था, और उसके साथ 20-25 लोग थे। कहाँ तो वो 100-150 लोगों के साथ आया था, कहाँ उसके साथ अब 20-25 लोग थे, इसका मतलब बाकी लोग कहाँ चले गए? वो सब गांव में इधर उधर उस क्रांति की ज्वाला को भड़काने में लगे, जी। लोगों को उस जन जागृति में जोड़े, और इसका मतलब वो साधु वहां करके रह रहा है। तो वहां से वो बात प्रारंभ होती है, और मेरठ में एक 3rd कैवलरी है जिसको हम तीसरी अश्वारोही सेना कहते हैं। उसके एक कर्नल हैं, कर्नल जॉन फिनिश, सॉरी कर्नल माइकल स्मिथ। जी। कर्नल माइकल स्मिथ क्या करते हैं कि वो शायद शिमला से आते हैं, और ये कहते हैं कि भाई मैं ये सैनिकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कारतूस और राइफल की जो चर्चा चल रही है कि इसे मुंह से छीलना पड़ता है, इसे मुंह से छीलना ही नहीं पड़ता। जी। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, और देखो बुलाओ, परेड बुलाओ, मैं बताऊंगा इसे मुंह से छीलने की जरूरत ही नहीं, बिना मुंह से छीले आप इसे फायर कर सकते हो। तो उन्होंने उसके लिए एक परेड बुलाई, पर उस परेड को बुलाने से पहले उस 3rd कैवलरी के लोगों ने, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, हिंदू लोग तो गीता पर हाथ रख, गंगा जल की शपथ लेते हैं जी, और जो मुसलमान लोग हैं वो कुरान पर हाथ रखते हैं और शपथ लेते हैं कि हम इस चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। 24 अप्रैल को इन 85 सैनिकों को बुलाया जाता है उस कारतूस के प्रयोग के, पर ये तो सब शपथ ले चुके थे जी। पहला कारतूस दिया जाता है, वो उनका नाम पीर अली था, शेख पीर अली जी, वो मना कर देते हैं। फिर दूसरे को दिया जाता है, उनका नाम मोहम्मद अली था, वो भी मना कर देते हैं। फिर तीसरे को दिया जाता है, वो कहते हैं अगर सब ले लेंगे तो मैं ले लूंगा, क्योंकि उन्होंने सबने प्रण लिया हुआ है ना कि हम नहीं प्रयोग करेंगे। तो 90 में से 85 डिनाइड जी, 85 सैनिक मना कर रहे थे। कर्नल सामने खड़ा, कल्पना करके देखिए अंग्रेजी जमाने में जिस समय शायद जो डाक विभाग का वो पोस्टमैन होता है ना, वो खाकी वर्दी पहनता था, अगर वो भी गांव में चला जाए तो लोग घबरा जाते थे। बिल्कुल।
तो अब आप देखिए, कल्पना करें, कर्नल, आज भी कर्नल बहुत बड़ा पद है, जी बिल्कुल। कमांडिंग अफसर है वो, कर्नल सामने खड़ा है, वो सैनिक जो है मना कर रहे हैं उसकी ओडे को उसका जो ऑर्डर है उसे डिसोबे कर रहे हैं। जी कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा उनका कलेजा रहा है। तो 85 लोग वो ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले मना करते हैं कि हम इसका प्रयोग नहीं। वो कहता है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसका आपको परिणाम कोई भी परिणाम भुगतना। अब आप सोच के देखिए कि वो 85 सैनिक अगर सेना में भर्ती हुए तो उसके पीछे कारण क्या होगा? उसके पीछे कारण होगा कि उनके परिवार को शायद रोजगार की जरूरत है, तो वो शायद अपने परिवार के उस रोजगार को भी भूल जाते हैं। कई लोग, कई सैनिक उसमें ऐसे भी हैं जो रिटायर होने वाले हैं, अगर आपका कोर्ट मार्शल हो गया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप कल्पना करके देखिए, उन लोगों ने कितना बड़ा निर्णय लिया कि परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल देश के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो 85 लोग केवल देश के लिए ये संकल्प लेते हैं कि हमारे साथ जो होना है हो जाए, हमें जेल करनी है कर दो, परंतु हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मैसेज है जी कि कारतूस का प्रयोग नहीं करना है। जी। पर आप देखो कि कारतूस, मैं हमेशा कहता हूं कि कारतूस तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद तो अंग्रेजों को इस देश से भगाना था। कारण क्या है? क्योंकि बाद में वही सैनिक उस कारतूस का प्रयोग करें जी, जब लड़ रहे होते हैं अपने देश के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कारतूस वजह नहीं है, कारतूस तो बहाना है, कुछ तो कहना है ना जी। तो वो एक बहाना बन गया था, जिससे लोगों को लगने लगा था कि शायद हमारे धर्म की अस्मिता की बात है, हमारे देश की अस्मिता की बात है, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और उनको 9 मई को एक परेड ग्राउंड है यहाँ जी कैंट में, जहाँ सेंट जॉन चर्च है, दूसरी तरफ परेड ग्राउंड है। हाँ, उसके सामने परेड ग्राउंड लेखा नगर के पास, वहाँ परेड ग्राउंड। तो उस परेड ग्राउंड में 85 सैनिकों को खड़ा किया, यहाँ हमने उसका फोटोग्राफ भी लगाया, अगर आप देखेंगे जी, फोटोग्राफ बीच में उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, उसके इधर और उधर अन्य भारतीय सैनिकों को निहत्था खड़ा कर दिया, उसके पीछे अंग्रेजी सैनिक खड़े किए जाते हैं, अंग्रेज सैनिक खड़े जाते हैं विद राइफल्स, और तोप लगा दी जाती है, लोहार को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उस समय जो हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई जाती थी वो परमानेंट होती थी, लोहार बुलाया वो ठोक दी, यानी कि अगर आपको 5 साल की सजा है तो 5 साल परमानेंट वो ठुकी रहेंगी, चाबी नहीं थी। तो लोहार बुलाया जाता है, उनकी वर्दियां फाड़ दी जाती हैं, और लोहार उनको बेड़ियां हथकड़ियां 9 मई को पहना देता है। वो कहते हैं कि हमारा कसूर क्या है, तो हमने क्या किया है ऐसा जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, हमें कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहे, हमारा धर्म है नहीं करते जी। तो अंग्रेजी शासन था, 9 मई को उन्हें बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद उन्हें विक्टोरिया पार्क, जिसे आज आप देखते हो, वहाँ नई जेल बनी जी। पुरानी जेल नहीं थी, वो नई न्यू कंस्ट्रक्टेड जेल थी, उस जेल में उन 85 सैनिकों को बंद, वहां से वो बात प्रारंभ हो जी। बात तो पहले से चल रही है जी, पर ये जो घटना इसने और प्रवोक किया। 10 मई, इस बार भी 10 मई को रविवार था, और 1857 की भी 10 मई को रविवार ही था जी। छुट्टी थी, संडे की हम छुट्टी मनाते हैं अंग्रेजों की जीवन जी, तो छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था, अंग्रेज सब अपने आराम में थे, सब कोई चर्च में गया हुआ था, कोई कहीं था। परंतु अंग्रेज बाद में नोटिस करते हैं, वो लिखते हैं कि उस दिन उनके यहाँ जो भारतीय लोग काम करते थे वो नहीं आए। अब आप सोचिए कि वो क्यों नहीं आए होंगे, इसका मतलब उन्हें पता था। भाई आपको पता है आज क्या होना, आपको पता है, मान लीजिए कि आज सड़क बंद है तो आप नहीं जाएंगे जी। आपको नहीं पता तो चले जाएंगे, जाम में खड़े रहेंगे, आपको पहले ही पता, पूर्व सूचना है, आप गए नहीं, उन्हें पता होना क्या, इसलिए गए नहीं वो जी। तो ये भी ये बताता, ये बात भी ये बताती है कि भारतीयों को पहले से ही पता था, इस क्रांति के लिए तैयार थे, वो गए नहीं वहां। तो ये क्रांति लगभग 2 दिन तक शहर में रहती है, उसके बाद गांव की तरफ भी मूवमेंट होता है जी, तो जो आमजन उससे जुड़ा है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? देखिए 9 मई से हमने अपनी बात अभी रोकी है, हम अब 10 मई की तरफ बढ़ते हैं कि 10 मई की शाम को क्या हुआ जी, फिर आसपास के क्षेत्र में जी। देखिए 10 मई को शाम का वक्त था, चूंकि जो एक तरह से हवा थी पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में, वो बड़ी गर्म थी, लू वाली गर्म नहीं थी, दूसरी तरह से गर्म थी, जो क्रांति के लिए गर्मी होती है वो गर्म। मेरठ में एक सदर में एक मोहल्ला है, आज भी वो मोहल्ला है, उसका नाम है ढोल की मोहल्ला।
जी आप अगर जाएं तो वहां आज भी आपको ढोलकी मोहल्ले के नाम से पता चल जाएगा, ये ढोलकी मोहल्ला। जी वहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी, क्योंकि ढोलक बजती थी इसलिए उसका नाम ढोलकी मोहल्ला हो गया। उस बाजार में से कुछ भारतीय सैनिक जा रहे हैं, तो वो जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, हम्म, जिन महिलाओं को हम समाज की सबसे अंतिम पंक्ति पर खड़ा करते हैं, उन महिलाओं ने उन सैनिकों के ऊपर चूड़ियां निकाल करके फेंक दी और ये कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ बाजार में घूम रहे हो और तुम्हारे साथियों को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अगर इतने बड़े मर्द हो तो पहले अपने साथियों को छुड़ा लो। तो अब आप देखिए उस महिला को क्या मतलब है कि सैनिक बंद हैं कि नहीं बंद है, क्या लेना देना। समाज के अंतिम छोर पर खड़ी हुई महिला भी उस क्रांति में महत्वपूर्ण आहुति देने का काम करे। तो जो लोग ये कहते हैं, ब्रिटिश इतिहासकार ये कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो प्रोस्टिट्यूट्स क्या सैनिक हैं? क्या वो समाज के अंतिम छोर पर महिलाएं जो खड़ी हैं वो सैनिक है? वो भारत की सामान्य से भी सामान्य महिला है, परंतु उस सामान्य से भी सामान्य महिला ने इस देश की जागृति में अपना आहुति दी है। और शायद वही एक क्षण था जिसने उन सैनिकों के मन में जो आग जल रही थी उसमें तिल्ली दिखा दी। जी तो उन महिलाओं को भी प्रणाम है कि जिनकी वजह से इस देश ने 1857 की उस क्रांति का वो दिन देखा, मेरठ जिसकी वजह से जाना। जी तो इसीलिए ये तो आम लोगों की लड़ाई है। फिर वो सैनिक का विस्फोट हो जाता है क्रांति का, और 10 मई की शाम को लगभग 5-6 बजे के करीब कहते हैं कि भारतीयों के जो लोग थे, कहते हैं कि जिसके हाथ में जो मिला लेकर भाग लिया, और एक अंतर सी पूरी मच गई अंग्रेजों की तरफ। और अंग्रेज देखिए आप, अब जब आप लोग कहते हैं ना कि सैनिक विद्रोह है कि सामान्य जन है, एक एग्जांपल और देता हूं कि जब 10 मई को अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रमण की नीति अपनाई गई, अंग्रेजों को मारा गया, तो बाद में अंग्रेज लिखते हैं कि जो शव उन्हें शहर की तरफ मिले अंग्रेजों को, वो पूरी तरह से शत विशत थे। और जो कैंट में मिले, मतलब जो कैंट में मिले उनको बस गोली मार दी गई, मार देगा बस। शत विशत शब्द कहाँ मिले? शहर में मिले। इसका मतलब कि जो आक्रोश है, वो जो शत विशत होने का कारण क्या है? जब आदमी के अंदर आक्रोश होता है तब शायद वो ऐसा काम करता है, उसे दिखता नहीं है। तो वो आक्रोश है, वो इसका मतलब मेरठ के शहर के लोगों में है, ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि मेरठ का शहर के लोगों का जो खून है ना, गर्व है। मेरठ माना इसलिए तो क्रांति यहाँ प्रारंभ हुई जी। ऐसे ही थोड़ी मेरठ को चुन लिया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों में वो बलिदान देने की ताकत है जी। यहाँ के लोगों में वो परंपरा है इस देश की क्रांति। अगर उस समय की हम बात करें तो जो छावनी है उस समय की, उसका सामरिक महत्व कितना था उस दौर में? देखिए, मेरठ को छावनी इसलिए बनाया गया था क्योंकि मेरठ एक तरह से ये मान लीजिए आपकी सैन्य दृष्टि से बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ अगर आर्मी रहती है तो दिल्ली को आप एकदम से सपोर्ट कर सकते हैं, जो देश की राजधानी है जी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, पहले भी देश की राजधानी दिल्ली रहा है अंग्रेजों से पहले भी, तो उसको सपोर्ट करने इसलिए जो दिल्ली के जो बादशाह होते थे, जो राजा होते थे, वो मेरठ को अपने अंडर में सीधा रखते थे कि यहाँ सीधा हमारा शासन होना चाहिए, यहाँ कोई और शासन, क्योंकि और कोई शासन करेगा तो हो सकता है आक्रमण कर दे हमारे ऊपर जी। तो इसलिए यहाँ बहुत सोच समझ के चीजें रखते हैं जी, और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए यहाँ कैंट भी बनाया जी। 1857 क्रांति के संदर्भ में एक विशेष बात ये हुई कि यहाँ से चली फिर गांव देहात में पहुंची, लेकिन एक जो क्रांति के तुरंत बाद जो दिल्ली की तरफ जाना और बहादुर शाह जफर को नेतृत्व देना, ये क्या संकेत है इसका? देखिए, मेरठ में जब क्रांति हुई तो मैंने जैसे बताया कि सैनिकों ने और लोगों ने मिलकर के प्रारंभ की। अब सबसे पहले जो अंग्रेज मारा गया उसका नाम था कर्नल जॉन फिनिश। वो थोड़ा उसको जो लोग थोड़ा मानते थे, तो उसने कहा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो कंट्रोल अपनी तो रेजिमेंट को उसने थोड़ा कंट्रोल किया, पर दूसरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने उसको गोली और वो मारा गया। सबसे पहले कर्नल मारा गया। तो देखिए आप, कर्नल मारा गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक समय तक अगर आप मेरठ के डीएम के
जो वर्ष के लिए छुट्टियों का कैलेंडर है ना वो देखें तो कुछ समय पहले तक 10 मई को शहीद दिवस लिखा जाता था। कितना दुर्भाग्य की बात है। हमने पूछा जी। कि भाई 10 मई को कौन शहीद हुआ था हमारा, ये तो हमें कोई बता दे, हम्म। क्योंकि जो मारे गए थे अंग्रेज को भारतीय तो मारा ही नहीं गया था। हमने 10 मई को उत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ किया। मैंने जी। कहा शहीद दिवस नहीं है, क्रांति दिवस है। हमने विक्टोरिया पार्क में जाकर के दिए जलाए, हमने सार्वजनिक जो भवन है उन पर झालर लगवा दी, पटाखे छोड़े, कि जिससे पता चले उत्सव है भारत का। ये कोई शहीद दिवस नहीं है, क्योंकि शहीद में तो हम निश्चित रूप से शहादत होती है तो हम गमजीन होते हैं, हमें गम का होता है, पर ये तो उत्सव का पर्व। तो बदला अरब आप क्रांति क्रांति अब तो खैर मेरठ का जो मैं माहौल देखता हूँ 10 मई को मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने लोग अब जुड़ रहे हैं, पहले लोग नहीं जुड़ते। हाँ उस और जो आप गांव की बात कर रहे हो, मेरठ में एक व्यक्ति हैं धन सिंह कोतवाल जी। मेरठ में 2 कोतवाल थे, एक बिशन सिंह थे, एक धन सिंह। दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरठ की जो पुलिस है ना जी, मेरठ की, जैसे सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया, ऐसे ही मेरठ की पुलिस भी अंग्रेजों के खिलाफ है। और उसमें धन सिंह की भूमिका कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर भी चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। जी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए हम एविडेंस से चलते हैं, इतिहास के लोग। हम जो कोई कहानी कहते हैं हम उसको नहीं मानते जी। हम केवल एविडेंस को। एक एविडेंस मुझे मिला धन सिंह के विषय में, जो डल्लप हैं, जो मेरठ के कलेक्टर रहे, उन्होंने खाकी रिसाला एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने दिया है जी। कि जब क्रांतिकारी यानी कि गांव के लोग आ जाते हैं, वो तो क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो तो दूसरा शब्द करते हैं, वो मैं नहीं प्रयोग करूंगा जी, है ना। जब क्रांतिकारी सदर में आ जाते हैं और एक बंगाल मर्चेंट है, व्यापारी है जो अंग्रेजों का समर्थक है, उस पर आक्रमण कर देते हैं, तो वो अपने एक मतलब चपरासी को या नौकर को कोतवाली में भेजता है जी। और कोतवाली को जाते हैं कि भाई कोतवाल साहब को बुला के लाओ। तो धन सिंह आते हैं अपने 2 साथियों के साथ, तो वहां वार्ता है धन सिंह की और क्रांतिकारी की। वो जो वार्ता है वो ये सिद्ध कर देती है कि धन सिंह का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। वो कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं, भाई धन सिंह पहले तो तुमने हमें बुलाया है और अब तुम चले आए हैं, तुमने घोड़ा भी पकड़ लिया, हमारा घोड़ा भी छोड़ो तुम। तो वो जो कहना है कि पहले तो तुमने हमें बुला लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि जो वहां लोग आए हुए हैं वो किसने बुलाए हैं? उन्हें इकट्ठा किया गया धन सिंह के द्वारा। तो ये इसका मतलब, अब गांव की अगर मैं चर्चा करूं, अगर जैसे आपने गांव की बात की, ये तो शहर की हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली, अगर गांव की बात करें तो मेरठ के आसपास के जो गांव हैं, चाहे वो गगोल है, चाहे वो नूर नगर है, चाहे वो पांचवी है, चाहे वो घाट है, चाहे वो नगला है, और बहुत सारे जी, है ना। उन गांव के लोग शहर में आ जाते हैं और मेरठ के शहर के वो सारे प्रतीक, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो अंग्रेजी बंगले हो, उनमें आग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे शोषण के प्रतीक। जेल तोड़ दी जाती है, उनसे लोग बाहर निकाल लिए जाते हैं, कचहरी में आग लगा दी जाती है जी, क्योंकि वो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था नहीं, जी जी अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था है। और सारे कमिश्नर के बंगले में, इस बंगले में, उस बंगले, सब बंगलों में आग लगा। वो कौन आग लगा रहे थे? वो सैनिक नहीं थे, आम जनता, वो आम जनता थी, और वो ग्रामीण लोग थे, आसपास के गांव के रहने वाले जी। खगोल के लोग आ गए, उन्होंने तार काट दिए, सब जगह सड़क रोक दी। तो आप देखो ना प्लानिंग कितनी है। अगर वैसे ही क्रांति हो तो इतनी प्लानिंग नहीं हो सकती कि तार काट देंगे आप, ये कर देंगे, मतलब ये पूरी नियोजित मामला। और सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। अगर ये अचानक हो जाती क्रांति तो सैनिक कोई कहीं जा चला जाता, क्योंकि पता नहीं कहाँ के सैनिक थे वो तो जी, वो तो अपने गांव भाग जाते सब जी, कहने लगे गड़बड़ हो गई, चलो भैया भागो अपने घर चलो। पर सब लोगों ने इकट्ठा होकर के एक ही नारा दिया, जैसे ही निकले कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली। जैसे ये 85 सैनिकों को बंद किया गया, 10 मई को 3rd कैवलरी के अन्य सिपाही वहां पहुंचते हैं, घुड़सवार अपने साथ लोहार को ले जाते हैं, जेल तोड़ते हैं, उनकी बैरक तोड़ते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं 85, और उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि विक्टोरिया पार्क वो जगह है जहां उन 85 सैनिकों को जब 10 मई को बाहर निकाला गया, उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़ी गई, तो शायद उन 85 लोगों को पहली बार ये पता चला होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है जी। तो मेरठ वो जगह है जिसने शायद पहली बार वो एहसास किया कि स्वतंत्रता क्या होती है।
और देखिए वहां से निकलने के बाद वो दिल्ली चलो का नजारा, शोहराब गेट से होते हुए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए 2 रास्तों से दिल्ली जाते हैं, एक बागपत की तरफ से, एक मेरठ मोदी नगर की तरफ से। और जहां जितने भी गांव पड़ते हैं वो घाटे गांव वाले उनके साथ सम्मिलित होते चले जाते हैं और वो सारे एक वहाँ बड़ा जनसमूह बन जाता है और बहादुर शाह जफर को अपना है नेतृत्व। नेता। अब आपका सवाल है कि बहादुर शाह जफर को क्यों नेता बनाया गया? इसलिए क्योंकि एक सामान्य मान्यता है कि जो अंग्रेजों ने सत्ता ली है वो मुगलों से ली है। तो हम अपनी सत्ता वापस दिलवानी है, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। किसी और को भी बना सकते थे जी, क्योंकि बहादुर शाह जफर का इटसेल्फ अपने आप में कुछ वो नहीं था कि वो कोई नेतृत्व कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, क्या उनके लीडर थे वो ना, वो प्रतीकात्मक है जी, उसको समझने की जरूरत। और मैं इसीलिए कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री आज भी 15 अगस्त को लाल किले से ही झंडा फहराता है, क्योंकि 1857 को जब मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई उसने सबसे पहले उस लाल किले को आजाद कराया। तो वो आजादी का प्रतीक 1857 से ही है। इसलिए आज भी जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उसी लाल किले पर अपना झंडा फहराते जी, हैं। मेरी तो मान्यता ये है जी। जब 1857 की बात हुई, आपने कहा कि ये वहां से कूच की प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि हम देखते हैं कि जैसे कुछ नाम लिए, कुछ नाम अछूते रह गए हैं, या जानकारी नहीं है, गुमनाम है, लेकिन अब ये जातिगत कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। तो ये उन शहीदों के लिए कितना अपमान की बात है कि हमने उन्हें बांट लिया है। देखिए सर, ये बड़ा चिंता का विषय है जो आपने प्रश्न उठाया और मैं इस पर हमेशा चिंतित रहता हूँ। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बाबा शाहमल के आगे हमने जाट लिख दिया जी, धन सिंह के आगे हमने गुर्जर लिख दिया। जी, किताबों में उनका नाम पढ़ो, धन सिंह है, उन्होंने नहीं लिखा गुर्जर, जी, हमने लिखा। जी, जी, हमने शाहमल को जाट बना दिया, धन सिंह को गुर्जर बना दिया। क्या वो केवल जाट और गुर्जर बिरादरी के लिए लड़े? जी। क्या कोई भी शहीद अपनी बिरादरी के लिए लड़ता है? वो अपने देश के लिए लड़े। जब हम किसी शहीद को किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म में बांट देते हैं तो शायद हम उसके दायरे को बहुत सीमित कर देते हैं, जी, बहुत संकुचित कर देते हैं। बहुत दूसरे लोग क्या सोचने लगते हैं, साहब ये तो इनका काम है, हमारा क्या लेना देना। जी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि शायद मैं ये समझता हूं कि अगर आप उनको जाति में बांट के देख रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। जी, देश की कोई जाति नहीं है, देश प्रेम की कोई जाति नहीं, देशभक्ति की कोई जाति नहीं। जो देशभक्त है वो देशभक्त है। बाबा शाहमल जो बागपत के हैं जी, उनकी जो सेना है उनके पास 8000 किसान है। कौन सी जाति का आदमी है जो उनके साथ नहीं है? वो सब किसान जातियां हैं। वो किसान हैं। अब आप मैं किसान शब्द कहूं तो आप क्या किसी विशेष जाति का समझेंगे? सब सम्मिलित है, जो खेती किसानी करते हैं। अगर ब्राह्मण है तो भी किसान है, अगर शूद्र है वो भी किसान है, अगर कोई वैश्य है वो भी किसान है, कोई क्षत्रिय है वो भी किसान है, या अन्य कोई जाति से है, जाट है, गुर्जर है, त्यागी किसी भी जाति से कोई भी हो, वो सब किसान का मतलब किसान है जी, है ना। तो हम किसी जाति में तो नहीं बांट सकते। उन 8000 लोगों में सब जाति के लोग हैं। तो हम कैसे कह दें कि इसका काम है, इसका नहीं? तो मैं ये आपने जो प्रश्न उठाया बहुत वाजिब प्रश्न है और ये जनता को भी समझना चाहिए, हमें आम लोगों को भी समझना चाहिए। जो लोग अगर जाति के नाम पर इस तरह का काम करेंगे तो वो अप्रिशिएबल नहीं है। इतिहास की दृष्टि से एक इतिहासकार होने के नाते मैं मतलब इसको कंडम करता हूँ हमेशा कि हमें अपने महापुरुषों को, अपने योद्धाओं को कम से कम जाति में। जी, 1857 को लेकर जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, आपका एक बड़ा काम है। काम उस दृष्टि से कि लगातार आप जगह जगह जाते हैं, शोध करके इकट्ठा करते हैं, डाटा संग्रह करते हैं। तो कोई ऐसी ऐतिहासिक भूल या ऐसी ऐतिहासिक कोई सुधार के संदर्भ में आपको लगता हो कि ये गलत है और ये होना चाहिए, इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ऐतिहासिक भूलें तो बहुत सी हैं जी, पर मैं हमेशा ये इस बात को महसूस करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हम लोग गांव-गांव गए, हमने हमारी एक पूरी टीम है, मैं हूँ, अमित राय जैन है मेरे साथ, डॉक्टर अमित पाठक है, हम सब लोगों की टीम है, क्योंकि टीम से ही काम होता है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की कि जो अंग्रेजों का डाटा है पहले उसका अध्ययन करना, फिर हमने चिन्हित किए कौन कौन से गाँव का ये जिक्र करना, फिर हम उन गाँव में गए और जब वहां गए तो हम बिल्कुल अज्ञान बन के गए, क्योंकि अगर हम ये बन जाए कि प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, तो शायद बात नहीं बनती। बिल्कुल उनसे पूछने की दृष्टि से गए कि क्योंकि हिंदुस्तान में ओरल हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनसे जानने की वो क्या जानते हैं इस विषय। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, बसोर गांव बागपत,
उसका जिक्र मिलता है। तो वहां गए और ये कहा गया कि वो मुस्लिम गांव है। वहां जाते हैं हम, तो वहां उसमें उल्लेख है अंग्रेजों के कि वहां एक मस्जिद थी, तो हमें मस्जिद मिल जाती है। तो हमने कहा ये उल्लेख बिल्कुल प्रॉपर है, ये मस्जिद थी, मस्जिद मिल गई, तो हम उसी मस्जिद में चले गए। मस्जिद में गए, नमाज का समय था, लोग नमाज अदा करने जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोट पैंट वाले लोग आ गए, कुछ सरकारी आदमी है, तो उन्होंने कहा जी कैसे आए। मैंने कहा जी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा जी आप बैठो, हम नमाज पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने नमाज पढ़ी, बैठे रहे इतनी देर मस्जिद में, फिर वो आ गए। जी बताइए। मैंने कहा गाँव में कुछ बुजुर्ग लोग हैं क्या? उन्होंने कहा जी कोई सरकारी स्कीम आ गई क्या? मैंने कहा स्कीम स्कीम कुछ नहीं, तो ऐसी बातचीत करने के लिए। कहा जी हाँ बुजुर्ग बहुत। और इत्तेफाक की बात है उस गाँव में उस समय ये कम से कम 5-6 से भी ज्यादा लोग 100 वर्ष के आसपास थे जी। ये मतलब इत्तेफाक की बात है। तो उन लोगों को हम बुला लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि साहब 1857 में यहाँ क्या हुआ। तो आप यकीन मानिए उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा साहब आप पहले आदमी हो जो पूछ रहे हो यहाँ 1857 में क्या हुआ। कि हमारे साथ तो साहब बहुत जुल्म हुआ है और आज तक जुल्म हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे उसमें लिख दिया कि ये बदमाश है। क्योंकि जी कहीं कुछ भी हो जाए पिटाई हमारी ही होती है आज भी। तो अगर इसे ऐतिहासिक भूल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? बड़ी ऐतिहासिक भूल है। उस गांव की सारी जमीन सारी अंग्रेजों ने जब्त कर ली। और वो किसे दे दी वो बात विषय नहीं है, बात यह है कि उनकी जब्त कर उनकी जब्त हो गई। जब किसी किसान की जमीन चली जाती है तो वो किसान मजदूर हो जाता है जी। वो पूरा गांव मजदूर है। हर गांव का एक रकबा होता है, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं। उस गांव का कोई रकबा ही नहीं है आज, सारा गांव मजदूर है। जब ये हमने सुना ना तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। फिर हमने कहा कि नहीं, इस देश की क्रांति में इस गांव का योगदान है। और अंग्रेजों ने लिखा कि 180 आदमी मारे हमने वहां। अब कल्पना कीजिए 1857 में एक गांव की आबादी क्या होगी? भाई मेरे हिसाब से 200 250 इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 250 आदमियों में 180 मार दिए, तो यानी लगभग सभी मार दिए। लगभग मार दी। बच्चे और महिलाएं बच गए। वो 2 गांव है, एक बसोद है, उसके बराबर में चोपड़ा गांव है। चोपड़ा गांव के लोग भी आ गए वहां और अंग्रेजी सेना से सीधे बढ़ गए। उन्होंने मार दिए, वो कहते 180 आदमी मारे। इसलिए वहां एक तालाब है जिसे खूनी तालाब कहा जाता है, क्योंकि जुलाई का महीना था। जुलाई में बारिश होती है, खून बह के तालाब में पहुंच गया होगा, खूनी तालाब है। ये गांव ग्राउंड की रियलिटी आपको ग्राउंड पे जाके ही पता चलेगी जी। तो हमें वहां पता चला हमने क्या काम किया। एक ही काम किया कि पुस्तकें ठीक है लिख दी, पेपर लिख दिए, पर वो गांव वाले ना पुस्तकें पढ़ते हमारे, ना हमारे रिसर्च पेपर पढ़ते जी। हमने उस गांव का इतिहास वहां शिलापट पे लगवाया। और आप मानिए कि हमने बताई कि इस तारीख को जुलाई में 16 जुलाई को आपकी शहादत हुई, तो वो आज भी उस दिन शहादत दिवस आज भी मनाते हैं जी। और फिर वहाँ के उस समय जो एमएलए थे, उस समय मिनिस्टर भी थे नवाब कोकब हमीद, उनसे हमने कहा, उन्होंने वहाँ द्वार बनवाया, उसे क्रांतिग्राम कहा, क्रांतिग्राम घोषित किया। तो हमारा कहना यह है कि उन लोगों ने कुर्बानी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे पता नहीं कितने गाँव हैं, जी बिल्कुल, अनेक गाँव हैं। तो हमने एक प्रस्ताव भी रखा सरकार के पास कि क्या करें कि जितने ऐसे गाँव हैं जिन्होंने क्रांति में अपना सर्वस्व, गांव वालों ने सब कुछ दे दिया, केवल देश के लिए दिया, और कुछ उनके और कोई उद्देश्य नहीं था। तो देश के लिए अगर सब कुछ दे दिया तो उन्हें क्रांतिग्राम घोषित होना चाहिए। और न केवल क्रांतिग्राम घोषित हो, बल्कि वो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो कि सरकार की सारी योजनाएं सबसे पहले वहां क्रियान्वित और उनके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं हो, बिल्कुल आदर्श गांव की तरह, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है जिसकी वजह से आज हम सत्ता में काबिज हैं, हम स्वतंत्रता के रूप से सांस लिए। एक अंतिम प्रश्न ये पूछना है इस संदर्भ में कि जब 1857 में आपने कहा कि ये सुनियोजित थी और न केवल शहर में, गांव देहात में, सब जगह ये फैली हुई थी, तो वो सफल नहीं हो पाई इस दृष्टि से, और इतना लंबा समय हमें आज़ादी के लिए लगा, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखने के कई नज़रिए हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सफल नहीं हुई, मैं तो उसे सफल मानता हूं। जी। कारण उसका यह है कि सफल इसलिए है क्योंकि अंग्रेज उन 1857 नहीं 1947 तक अगर डरते हैं तो 1857 से डरते हैं, तो सफलता है। उनके मन में भय है, तो अंग्रेजों के मन में अगर कभी भय था, वो हमेशा सोचते थे 1857 ना हो जाए, 1857 ना हो जाए,
तो इसका मतलब वो तो सफल है। जी। आप उसे कैसे असफल कहते हो? मैं तो कहता हूँ 100% सफल है। जो चिंगारी वो फैली और वो फैलती रही देश में, और अंग्रेज को डराना था, अंग्रेज डर गए, जो किसी से नहीं डरे वहां डर गए। जौड़ी में जाते हैं, वो जौड़ी गांव है, वहां बागपत में निकलते अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों का कैप्टन कहता धीरे से निकलो भैया, धीरे धीरे, आवाज ना हो जाए, क्योंकि गांव के जब गए तो मार देंगे। तो डर रहे हो ना। ये लिखते अंग्रेज लिखे, मैं अपनी तरफ से नहीं बात बना रहा हूँ, जी जी ये डॉक्यूमेंटेड चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जी तो मेरी दृष्टि से तो अगर इतनी सफलता उसने प्राप्त की तो बहुत बड़ी सफलता जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत सारे अनसुने पहलू 1857 के संदर्भ में बताए, चूंकि आपका विशेष अध्ययन है और जमीनी स्तर पर आपने काम किया है। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। है। नमस्कार।